हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा क्लास ये, इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवाने वाली हूं। और आज का हमारा #4 होने जा रहा है, यानी कि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। तो देखिए, इसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कशन यानी कि सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज के हम पेपर में 6/9/2022 के सिर्फ नंबर सेकंड को देखने वाले हैं। और आज का मैं बताई हूँ कि क्लास हमारा #3 होने जा रहा है। आज हम 70 से देखेंगे, इससे पहले मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी दिया है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी एनस यानी कि मल द्वार। तो देखिए, मानव में आहार नाल का मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मल द्वार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया? तो देखिए, हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऋषभ पंत ने। और देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिया है कि जुलाई 2022 में ऋषभ पंत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए समपोषणी सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाबार्ड का ये मुख्य उद्देश्य है कि भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए समपोषणी सिंचाई प्रक्रिया को प्रदान करवाना है, इसका काम है। और वही बात कर लेते हैं। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार एक पंखे का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है। यदि वह ₹111 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का सूची मूल्य में ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा के आप लोग को दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोला था कि एक दुकानदार एक पंखे की सूची में इसके क्रय मूल्य में 22% अधिक अंकित करता है। तो सबसे पहले हमको नहीं पता है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे हम? क्रय मूल्य मान लीजिए कि हमारा 100 दिया गया, मान लिया गया। इसके बाद सूची मूल्य देखिए क्या बोला है कि 22% बढ़ा देता है, तो हमारी जो सूची मूल्य हो जाएगी, देखिए सूची मूल्य हमारी कितनी हो जाएगी, तो 122 हो जाएगी। 100 पहले से ही था, 22% बढ़ा दिया तो सूची मूल्य हमारी 122 हो गई। अब देखिए विक्रय मूल्य जब हमको निकालना होगा तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो 122 गुणते करेंगे 85। देखिए इसके बाद 85 क्यों करेंगे, क्योंकि 15% की छूट दे रहा है, तो 100 - 15 करेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी कि 85 बटा में 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 103.7। 103.7 जब आ जाएगा तो इसके बाद देखिए लाभ हमारा आप पता करेंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया था, मैं मानी थी कि विक्रय मूल्य हमारा 107 आया, अभी निकाली हूं तो, और क्रय मूल्य को मैं 100 मानी थी, तो 103.7 माइनस 100 हो जाएगा। तो देखिए लाभ हमारा कितना आ गया, लाभ हमारा 3.7 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो लाभ हमारा 3.7 आ गया यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए, और क्वेश्चन में बोला है कि वह 111 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे की सूची, लेकिन हमारा लाभ कितना है 3.7, यानी कि 3.7 बराबर वो कितना कह रहा है, 111 यानी 111 कह रहा है। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 111 बटा में 3.7, और इसके बाद गुणा कर देंगे जो हमारी सूची मूल्य दी गई थी। तो देखिए जब इसको हम कटाएंगे तो हमारा आंसर 3660 आ जाएगा, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, 3660 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3660 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो हमारी ओम मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए संख्या हमारी 110, 14, 106, 122 और 90 दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम बुक में ही देख लेते हैं। 110, 114 दिया है, तो इस +4 करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर -8 करेंगे तो 106 आ जाएगा। इसके बाद 4 का 4 गुना करेंगे तो 4 चौके 16, फिर प्लस 106 में 16 करेंगे तो 122 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, तो 122 में से -32 करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 4 16 तो 64 हो जाएगा, तो 16 चौके 64 हो गया, तो 90 में 64 जोड़ेंगे तो 154 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है,
क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी के मध्य बिंदु हैं और बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि डीई पैरेलल है बीसी के तो डीई की लंबाई क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि पहले एक ट्रायंगल है तो बना लिया एबीसी, इसके बाद डीई पैरेलल है किसके? बीसी के, और बीसी बराबर कितना दिया? 6 दिया। तो देखिए जब हमारा डीई पैरेलल होगा बीसी के तब हमारा डीई बराबर हो जाएगा बीसी बटा में 2 के। तो बीसी हमारा कितना दिया? 6 दिया है, और डीई बराबर क्या लिख देंगे? 6 बटा में 2। तो जब कटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि डीई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करती है। देखिए तो सबसे पहले वाई जेड ए दिया है, इसके बाद संबंधित है इससे बी ए जेड, इसके बाद एम ओ पी संबंधित है एन एल के। तो देखिए ये सभी हमारे क्या हैं? अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। वाई का बी हो जाता है, जेड का ए का जेड, और वैसे एम का एन, ओ का एल, पी का के, ऐसे ही एच का हाई स्कूल, के से कानपुर हो जाएगा, ई से इवनिंग हो जाएगा। तो सभी हमारे इसमें विपरीत है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा इससे संबंध रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? तो देखिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन हमारा ये, इस उत्पाद फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग या फिर इसे मैथ हम कह सकते हैं। क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए कथनों से निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। देखिए तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को किस लिए सही किया गया? देखिए डी ग्रेटर और इक्वल है जे के। सबसे पहले देखिए डी और जे कहां से संबंध रखते हैं? तो देखिए डी और एस दिया है और एस संबंधित है जे के। तो देखिए डी ग्रेटर और इक्वल है एस के और एस इक्वल है जे के। तो हम बोल सकते हैं कि डी हमारा ग्रेटर और इक्वल है जे के। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। जैसे कि जब हम कभी बोलते हैं कि ए बराबर है बी के, ठीक, और बी बराबर है सी के, तो हम बोल सकते हैं कि ए भी बराबर है हमारे सी के। वही यहाँ पे रूल लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और बी के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा दिया यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि ए जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए हमारा सी के दाएं 1 2 तीसरे स्थान पर बैठ गया। इसके बाद बोला ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं बी के बीच में। इसके बाद बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति को बैठा दिया गया। इसके बाद बोला ई एफ के ठीक दाएं है, जो ई है हमारे एफ के ठीक दाईं ओर, तो ये भी दाईं ओर बैठ गया। बोला है कि टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने 12 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे अक्षर दिया है, संख्या दिया और प्रतीक इसमें दिए हुए। बोला यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाएगा तो निम्न में से कौन सा बाएं से 5वें स्थान पर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को हटा देंगे। देखिए यहाँ पे सभी संख्या को यानी अंकों को हटा दिया गया है। उसके बाद बोला है कि कौन सा बाएं से 5वें स्थान पर होगा। तो बाएं हमारा इधर से होगा और दाएं हमारा इधर से हो जाएगा। तो बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हैशटैग आ गया 1 2 3 4 5, हैशटैग आएगा 5वें पे, तो डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन से 22 14 से संबंधित है, वैसे ही 14 10 से है, तो वैसे ही बताना है कि 34 किससे संबंध रखता है। तो देखिए 22 संबंध रखता है 14 से, तो 22 भाग 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे ही 14 भाग 2 प्लस 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 34 को भाग देंगे 2 से प्लस 3 कर देंगे तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवात और संगत धाराओं के मान निम्न तालिका में दिए गए हैं। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो x और y के मान क्रमशः कितने होंगे। तो हमारे इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2.4 और 1.4 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है, यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर में बदल दिए जाए, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, और आगे बोला है गुणा को भाग, भाग को गुणा में बदल दिया जाए, तो हमारा समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इसे बुक में देख लेते हैं। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, भाग की जगह पे गुणा कर दिया गया, प्लस की जगह पे माइनस, गुणा की जगह पे भाग, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, गुणा की जगह पे भाग और प्लस की जगह पे माइनस। तो सबसे पहले बोर्ड मास पे इसे सॉल्व करेंगे, यानी का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो, भाग, इसके बाद गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 16 छके 96 कर देंगे, माइनस करेंगे इसके बाद हम 3 को 285 को भाग देंगे तो हमारा 95 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए माइनस 73 हो जाएगा। इसके बाद 630 को भाग देंगे 3 से तो 210 आ जाएगा और माइनस 18 हो जाएगा। इसके बाद जितने भी प्लस हैं उसको एक साथ जोड़ देंगे, जितने भी माइनस है उनको एक साथ जोड़ेंगे, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 306 हो जाएगा हमारा, फिर माइनस 186 हो जाएगा माइनस वाला सारा, फिर इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा 120 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच कोई प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है, और हरा, लाल, इंडिगो, लाल, इन सभी में से। तो देखिए हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंडिगो सबसे अधिक झुकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका कारण क्या है। तो देखिए लाल रंग तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होगी और सबसे कम झुकेगी, हालांकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, इसलिए वो सबसे अधिक मुड़ जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है यहाँ पे, कि अरविंद ने एक वस्तु x रुपए में खरीदा, उसने इसे 15% हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसे ढुलाई पर 126 खर्च किए और इसे 25% लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 14,075 में बेचा तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए अरविंद ने जो वस्तु खरीदी उसको मान लेते हैं कि वो x रुपए में खरीदी होगी, ठीक, तथा बीरू को बेचने पर एसबी उसको कितना प्राप्त होगा। तो x गुणते 85/100 इसलिए किया गया क्योंकि 15% की हानि पर बेच रहा है, तो 15 माइनस कर देंगे 100 में से, तो 85/100 हो जाएगा, यानी कि 17x/20 आ जाएगा, किसका, बीरू जो बेचा है। इसके बाद देखिए बीरू ने ढुलाई पर खर्च किए, यानी कि उसको मतलब ट्रांसपोर्ट ले जाने ले आने में जो ढुलाई होती है उसके लिए वो खर्च करता है। देखिए कितने बोला है कि 125 खर्च करा है, तो इसमें प्लस 126 कर देंगे, 126 खर्च कर रहा है तो 126 कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या बोला है कि बीरू ने मीनू को फिर बेच दिया और कितने पर, तो 25% के लाभ पर इसे बेचा है बीरू ने। तो यहाँ पे 100 पहले से ही होता है हमारा, तो इसके बाद उसमें 25 ऐड करेंगे तो 125/100 हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1400 हमारा 75 आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन को तो हमारा 1240 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये समीकरण संबंधित क्वेश्चन दिया है, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है कि इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 माइनस, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2 + 3 ऐसे ही रखेंगे, गुणा की जगह पे गुणा, और ये हमारा मिडिल ब्रैकेट है यानी कि मसला ब्रैकेट, 2 प्लस, इसके बाद देखिए 3 और -2 करेंगे तो 3 - 2 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे रख देंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो 4 और 1 गुणा 3 हो जाएगा, भाग 7 हो जाएगा। इसके बाद मतलब ब्रैकेट को करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 12 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और +2 हमारा कितना हो जाता है, तो 14 हो जाएगा, और 14 में जब 7 से भाग देंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको अब ग्रेटर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 45 माइनस देखिए, और इसके बाद देखिए 3 गुणते 2 करेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 × 40 हो जाएगा, तो 45 - 40 करेंगे तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हिजरी वर्ष इस्लामी हमेशा सौर वर्ष से लगभग 10 दिन छोटा होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11 दिन छोटा होता है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। तो देखिए हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष हमेशा 100 वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। हिजरी इस्लामी पंचांग या कैलेंडर है, यह एक चंद्र कैलेंडर है, इसका 9 वर्ष मुहर्रम माह के पहले दिन ही होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बायो से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रॉल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी संस्था है। तो देखिए इसके बारे में डिस्कशन दिया है कि ये कैसे गलत है। देखिए
पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा या ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है। स्तरों के आधार पर पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, ग्राम यानी कि ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी कि क्षेत्र पंचायत, समिति यानी कि जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। स्तरों पर पंचायतों को विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सभी हमारे सही दिए हुए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस थी? तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेवा बैंक हमारी ये भारत की सबसे पहली माइक्रो फाइनेंस थी। और वही बात कर लेते हैं, सेवा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इस संसाधनों को संधारणीयता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संसाधन असीमित है, इसका कारण नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इसे संसाधनों की संधारणीयता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका कारण नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये संसाधन असीमित है, ये इसका कारण नहीं होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा अंक और इसमें अक्षर दोनों दिए गए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले 4 में +1 करेंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा। इसके बाद 6 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 7 दिया गया है। वैसे ही देखिए 8 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और देखिए सभी में +1 किया गया है। तो डी में जब +E करेंगे तो हमारा E आ जाएगा। F में +E करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। और वैसे ही G में जब हम +1 करेंगे तो हमारा H आ जाएगा। वैसे ही H में +1 करेंगे तो I, सभी सीरीज चल रहे हैं ++1 के। तो देखिए 5 D G 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह पर आधार पर आएगी? अंडर रूट में 1025 + 98 भागा 14 गुणित 4 माइनस अंडर रूट में 117 दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, तो अंडर रूट 125 का मान 32.01 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 14 × 7 = 98 कर देंगे, गुणते हमारा 4 हो जाएगा। गुणते हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 14 × 7 = 98 यहाँ पे कर चुकी हूँ, तो 7 × 4 बच जाएगा। फिर माइनस हमारा अंडर रूट 170 की वैल्यू 13.03 हो जाएगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 47 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये, कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, उसे नष्ट करके, उसे पुनर्चक्रण द्वारा, उसे पुनः उपयोग करके या फिर उसे जलाकर। तो हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो उसे पुनर्चक्रण द्वारा या फिर पुनः उपयोग करके। तो दूसरा और तीसरा हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम ये निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन पहला हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम डेली 25 क्वेश्चन, यानी कि मैं बोली हूँ कि #1 #2 #3 #4 डेली, मतलब कि एक हैशटैग में 25 क्वेश्चन डेली लेकर आऊंगी, ताकि 100 क्वेश्चन हमारे 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पर डे अब मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।